विभवांतर और धारा के मध्य ग्राफ खींचकर किसी दिए गए तार की प्रति इकाई सेंटीमीटर का या प्रति इकांक लंबाई का हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। इसके लिए जो परपथ चित्र काम में लाया जाता है उसे हम बनाकर आपको बता रहे हैं। इसमें एक बैटरी के श्रेणी क्रम में अमीटर को तथा प्रतिरोध R के समांतर क्रम में वोल्टमीटर को जोड़ दिया जाता है एक कुंजी के साथ। तो जैसे ये बैटरी है और इसका विद्युत वाहक बल क्या ले लेते हैं हम E। इसके श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है एक अमीटर को प्लस और ये माइनस, यहां जोड़ दिया जाता है वह तार जिसका हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो ये प्रतिरोध R हुआ और यहां जोड़ा जाता है एक धारा नियंत्रक RH, यहां एक कुंजी K का प्रयोग करेंगे और इस प्रकार परपथ चित्र पूरा कर दिया जाता है। प्रतिरोध R के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है वोल्टमीटर प्लस और माइनस धारा की दिशा दिखाने के लिए। इसमें धारा I हो और इसका मान V है। अब सूत्र और सिद्धांत की बात करते हैं जो इस प्रयोग में हम सूत्र काम में ले रहे हैं। हम जानते हैं यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था स्थिर रहे तो उसके सिरों का विभवांतर है उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यहाँ भौतिक अवस्था से तात्पर्य उस चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और उसका ताप है। तो एक बार हम फिर आपको बताएं, यदि चालक की भौतिक अवस्था अर्थात उसकी लंबाई, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और उसका तापक्रम अगर स्थिर रहे तो उसके सिरों का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अर्थात यदि उसके सिरों का विभवांतर V हो तो यह समानुपाती होगा उसमें प्रवाहित धारा I के। इसको लिख सकते हैं हम V बराबर RI। यहाँ R समानुपातिक नियतांक है जिसे उस चालक का प्रतिरोध भी कहते हैं। तो इस सूत्र की सहायता से जो ओम ने दिया था हम चालक का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो R बराबर होता है V/I और इसकी जो इकाई होती है वो ओम होती है। यदि चालक की जो लंबाई है, यदि चालक की लंबाई L सेंटीमीटर हो तो प्रति सेंटीमीटर चालक का जो प्रतिरोध है वो ज्ञात कर सकते हैं हम R/L सूत्र का प्रयोग करके और इसकी जो इकाई होगी वो होगी ओम पर सेंटीमीटर। और यही हमारा इस प्रयोग का वर्किंग फॉर्मूला है। अब इस प्रयोग में जो उपकरण काम में लाए जाते हैं उनके बारे में आपको बता दें। बैटरी जो हम शुष्क सेलों से निर्मित काम में ले रहे हैं, इसके अलावा एक वोल्टमीटर, मिलीमीटर, धारा नियंत्रक और प्रतिरोध तार जिसकी हमें इकाई लंबाई का प्रतिरोध ज्ञात करना है। हमारे पास यहाँ रेजिस्टेंस बोर्ड है, इस पे विभिन्न लंबाई के प्रतिरोध तार लगे हुए हैं। इनमें से हम किसी एक तार का उपयोग इस प्रयोग के लिए करेंगे। तो अब परपथ संयोजन हम आपको करके बताते हैं। जैसे आपको ज्ञात है कि बैटरी के धन टर्मिनल को जोड़िए अमीटर के धन टर्मिनल से। हम सब जानते हैं कि जो अमीटर है उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो बैटरी के धन टर्मिनल को अमीटर के धन टर्मिनल से जोड़ दिया गया है। अब इसके दूसरे टर्मिनल को जोड़ा जाता है प्रतिरोध से जिसको हम परपथ में काम में ले रहे हैं। तो हम इस प्रयोग में 25 सेंटीमीटर लंबाई के प्रतिरोध के तार जो है उसको उपयोग में ले रहे हैं। तो दूसरा सिरा अमीटर का जोड़ दिया प्रतिरोध के एक सिरे से। प्रतिरोध के दूसरे सिरे को जोड़ा जाता है धारा नियंत्रक से और धारा नियंत्रक का जो दूसरा सिरा है वो जोड़ा जाता है सेल के ऋणाग्र से। तो ध्यान से देखिए, सेल का ऋणाग्र धारा नियंत्रक में, धारा नियंत्रक का जो हाई टर्मिनल है वो प्रतिरोध तार से और सेल का जो धन टर्मिनल है वो अमीटर के धन टर्मिनल से, अमीटर का दूसरा टर्मिनल प्रतिरोध तार से। अब वोल्टमीटर को कहां जोड़ा जाए? हम जानते हैं कि वोल्टमीटर को
प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो ध्यान से देखिए, प्रतिरोध के ये दो सिरे हैं, इन दोनों ही सिरों से हम वोल्टमीटर को परपथ में संयोजित करेंगे। तो एक तार यहां से निकालिए, चूंकि यह तार, ये जो तार है वो धन टर्मिनल से होता हुआ आ रहा है, इसलिए इस पेच कोड को वोल्टमीटर के धन सिरे से जोड़िए। हम जानते हैं कि जो दूसरा प्रतिरोध का तार जुड़ा हुआ है वो धारा नियंत्रक से होते हुए सेल के ऋणाग्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस तार से, ब्लैक केबल है, उसको जोड़िए वोल्टमीटर के ऋण सिरे से। अब हमारा परपथ बनकर तैयार है और धारा नियंत्रक की सहायता से अब हम धारा के मान को परिवर्तित करते जाएंगे और हम पाठ्यांक याद करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि हमें वोल्टमीटर और अमीटर जो इसमें हम काम में ले रहे हैं उनका लीस्ट काउंट पता होना चाहिए, अर्थात इनका अल्पतम मांग पता होना चाहिए। तो जैसे इसका हमें अल्पतम मांग ज्ञात करना है, तो अल्पतम मांग ज्ञात करने का जो सूत्र है आपको पता है कि परास बटे भागों की संख्या। तो देखिए कि इसकी परास कितनी लिखी हुई है, 250, अर्थात 250 मिली एम्पियर का अधिकतम मापन कर सकता है। और इस परास के लिए जो कुल भागों की संख्या कितनी है, 10, 20, 30, 40, 50। तो 250 में 50 का भाग दीजिए, 5 मिली एम्पियर। तो इसकी जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट से तात्पर्य कि इसका एक भाग अर्थात एक खाना कितनी धारा को व्यक्त करेगा, 5 मिली एम्पियर की। इसी तरह इस वोल्टमीटर का लीस्ट काउंट अगर हम ज्ञात करना चाहें तो देखिए ध्यान से कि इस वोल्टमीटर की जो परास है वो है 500 मिली वोल्ट और इस पे कुल भागों की जो संख्या है 10, 20, 30, 40, 50। तो 500 में 50 का भाग दीजिए, 10 मिली वोल्ट, अर्थात इसका एक जो भाग है वो 10 मिली वोल्ट को नापेगा। ये कोई आवश्यक नहीं है कि सभी मिली वोल्ट मीटर या मिली अमीटर की जो लीस्ट काउंट है वो बराबर हो। हम इसके लिए मिली के स्थान पर वोल्ट मीटर और अमीटर का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे हम अब आपको एक दूसरी प्रकार का अमीटर दिखाते हैं। जैसे मेरे हाथ में जो अमीटर आप देख रहे हैं उसकी परास ध्यान से देखिए, उसमें लिखा हुआ है 3 एम्पियर। ये मिली नहीं है, एम्पियर का है। तो इसकी जो परास है वो कितनी है, 3, और इस पर भागों की संख्या कितनी है, 10, 20, 30, 40, 50। देखिए 10, 20, 30, 40, 50 और 60। तो 3 में भाग देंगे 60 का, 0.05 एम्पियर, अर्थात इसका एक भाग है, कितना नापेगा, 0.05 एम्पियर नापेगा। इसी तरह अगर इसको देखें, ये मेरे हाथ में वोल्ट मीटर है, इसको ध्यान से देखिए, इसका लीस्ट काउंट अर्थात अल्पतम मांग कितना होगा। तो देखिए इसकी परास कितनी है, 1 वोल्ट। इस पर भागों की संख्या कितनी है, 10, 20, 30, 40 और 50। तो 1 को डिवाइड कीजिए 50 से, 0.02 कितना आएंगे, 0.02 वोल्ट का मापन करेगा, अर्थात इसकी जो लीस्ट काउंट है अल्पतम मांग है वो कितना है, 0.02 वोल्ट। इस तरह ध्यान रखें कि जिस अमीटर और वोल्ट मीटर का हम इस परपथ में या इस प्रयोग में प्रयोग कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट हमें अच्छी तरह से ज्ञात होना चाहिए। हम इन 2 वोल्ट मीटर और अमीटर्स का प्रयोग कर रहे हैं, अतः सर्वप्रथम हम इन दोनों के अल्पतम मांग अपनी प्रेक्षण सारणी में पहले नोट कर लेते हैं। प्रेक्षण सारणी ध्यान से देखिए, प्रेक्षण सारणी को ध्यान से देखिए कि लीस्ट काउंट ऑफ द वोल्ट मीटर अर्थात वोल्ट मीटर का अल्पतम मांग रेंज अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन अर्थात परास बटे भागों की संख्या। तो इस मिली वोल्ट का जो अल्पतम मांग कितना ज्ञात किया, क्योंकि इसकी परास है 500 मिली वोल्ट और भागों की संख्या है इसमें 50, 10, 20, 30, 40 और 50। तो इसको मैं नोट कर देता हूं। देखिए 500 डिवाइडेड बाई 50, 10 मिली वोल्ट।
इसी तरह जो मिली एमीटर हम काम में ले रहे हैं उसकी परास है 250 और भागों की संख्या है 50, जैसा हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो यहाँ 250/50 बराबर 5 मिली एम्पियर। तो अब हम प्रेक्षण ज्ञात करेंगे। प्रेक्षण लेने के लिए ध्यान रखें कि जो अमीटर का पाठ्यांक है उसको पूर्णांक में रखें। क्यों? क्योंकि हमें इसमें प्रतिरोध निकालना है। प्रतिरोध R का मान होता है V/I, अर्थात हमें वोल्ट मीटर के पाठ्यांक को अमीटर के पाठ्यांक से विभाजित करना है। तो विभाजन की प्रक्रिया सरल रहे इसके लिए अमीटर के पाठ्यांक को पूर्णांक में लें। तो सबसे पहले मैं धारा नियंत्रक की सहायता से धारा को परिवर्तित करके किसी एक पूर्णांक स्थिति में अमीटर को लाने का प्रयास करता हूं। तो देखिए, अब मैं धारा नियंत्रक को बदल के और 10 भाग विक्षेप दिखा रहा है, अर्थात 50 मिली एम्पियर के बराबर दिखा रहा है इस समय। और अब 50 मिली एम्पियर पे ध्यान से देखिए कि वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक है वो कितना है। वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक है वो 4 भाग दिखा रहा है, अर्थात 40 मिली वोल्ट के बराबर है। तो इस ध्यान से देख लीजिए, इन दोनों ही पाठ्यांकों को मैं अपनी प्रेक्षण सारणी में साथ साथ नोट करता भी जाता हूं। तो देखिए, नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड डिविजन्स, अर्थात वोल्टमीटर के पाठ्यांक में कितने भाग डिफ्लेक्टेड हुए, कितने भाग हैं? 4 भाग है। इसका जो लीस्ट काउंट था उसको गुणा करना है 4 से, तो 4 × 10, तो टोटल रीडिंग हो जाएगी 40 मिली वोल्ट। इसी तरह अमीटर का पाठ्यांक नोट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है? नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड डिवीजन। तो इसमें कितने हैं? 10 को गुणा कीजिए इसके लीस्ट काउंट से, और इसका लीस्ट काउंट कितना था? 5, इसलिए टोटल रीडिंग हो जाएगी 50 मिली एम्पियर। अब पुनः धारा नियंत्रक की सहायता से धारा को परिवर्तित कीजिए और देखिए, अब मैं धारा नियंत्रक की सहायता से धारा को परिवर्तित कर रहा हूं और 15 खाने विक्षेप किए हैं मैंने इस जगह 15, और यहां देखिए मिली वोल्ट में 6। तो यहां क्या लिख देता हूं मैं? मिली वोल्ट में 6, और तो 6 × 10, तो ये हो जाएगा 60 मिली वोल्ट। और यहाँ देखिए 15 खाने हैं, तो 15 × 5, अर्थात ये हो जाएंगे 75 मिली एम्पियर। पुनः धारा नियंत्रक की सहायता से मैं धारा का मान परिवर्तित करके और 100 मिली एम्पियर कर रहा हूं। तो देखिए 100 मिली एम्पियर पे हमारी सुई है इस समय। तो नंबर ऑफ डिवीजन यहाँ देखिए कितने हैं? 8 खाने आपको दिखाई दे रहे हैं। मिली वोल्ट मीटर में 8 खाने हैं, इसलिए थर्ड प्रेक्षण में मैं 8 लिख रहा हूँ यहाँ, क्योंकि 8 को नंबर ऑफ डिवीजन को मुझे गुणा करना है लीस्ट काउंट से, तो इसका 10 है, तो 80 मिली वोल्ट इसकी रीडिंग हुई। मिली एम्पियर में, जो मिली एमीटर में आप देख रहे हैं, नंबर ऑफ डिवीजन है 20, तो 20 मल्टीप्लाई विथ 5 दैट इज इक्वल टू 100 मिली एम्पियर। इसी तरह पुनः इसको बदलिए और अब मैं इसको कर रहा हूं 150। देखिए 150 मिली एम्पियर जब धारा प्रवाहित हो रही है अभी, हाँ देखिए ठीक है, 150 पर इसके 12 खाने हैं। मिली वोल्ट मीटर में देखिए कितने खाने हैं? 12 खाने दिखा रहा है। तो 12 यहाँ है, तो 12 को गुणा 10 से कीजिए, 120 मिली वोल्ट रीडिंग हुई। और इसकी है हमारे जितने 15 हैं, कितने 25, 10, 20, 30 खाने हैं, तो 30 × 5 ये 150 मिली एम्पियर। क्योंकि हमें ऐसे प्रयोग में 5 प्रेक्षण लेने हैं, तो अंतिम प्रेक्षण लेने के लिए मैं इसको 200 पर फिक्स कर रहा हूं। तो देखिए कहीं कनेक्शन थोड़ा लूज है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं।
क्योंकि ये सुई हिल रही है बार बार, ये तभी होता है कि कहीं कनेक्शन थोड़ा लूज हो। देखिए 2 से भाग मिली एमीटर, 2 से मिली एम्पियर रीडिंग दिखा रहा है हमारा मिली एमीटर। और यहाँ देखिए 2 से पर कितने डिफ्लेक्टेड खाने हैं वोल्ट मीटर में, देखिए 10 और ये 6 खाने और हैं, तो 16 खाने हो जाएंगे। तो 16 गुणा 10 बराबर 160 मिली वोल्ट। और यहाँ है देखिए कितने, 10, 20, 30 और 40 खाने। तो 40 को गुणा कीजिए 5 से, तो 200 मिली एम्पियर। ये हो गई हमारी परीक्षण सारणी। अब हम सूत्र R बराबर V/I का प्रयोग करके प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे, फिर इसका माध्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि इस की सत्यता हमें ग्राफ के द्वारा भी साबित करनी है। तब हम V और I में ग्राफ खींचेंगे और उसके पश्चात R/L का प्रयोग करके हम तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो अब गणना के लिए हम देखते हैं फॉर द फर्स्ट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पहली जो प्रेक्षण हमने लिया था पहला, उसमें देखिए कि हमें R1 निकालना है। R1 बराबर होगा V1/I1। तो V1 का मान क्या था, 40 मिली वोल्ट अपॉन I1 का मान क्या है, 50 मिली एम्पियर। मिली से मिली कैंसिल हो जाएंगे और अगर 4 को 5 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 0.8 ओम। इसी तरह सेकंड सेट के लिए अगर हम देखें तो R2 बराबर होगा V2/I2। V2 का मान क्या है, यहाँ 60 है और 60 को I2 अर्थात 75 से अगर हम डिवाइड करें तो फिर ये पुनः प्राप्त होगा 0.8 ओम। इसी तरह तीसरे प्रेक्षण के लिए अगर हम R3 निकालें तो देखिए V का मान कितना है, यहाँ 80 मिली वोल्ट और I का मान है इसके संगत 100 मिली एम्पियर। तो ये हो जाएगा फिर 0.8 ओम। इसी तरह चतुर्थ प्रेक्षण के लिए देखिए वोल्ट मीटर की जो रीडिंग थी वो थी 120 मिली वोल्ट और इसके संगत 150 मिली एम्पियर रीडिंग दिखाई थी हमारे अमीटर ने। इन दोनों को अगर डिवाइड करें तो पुनः 0.8 ओम। और इसी तरह ये R4 का मान था। फिफ्थ अगर रीडिंग लें तो R5 का मान है देखिए 160 मिली वोल्ट के संगत 200 मिली एम्पियर था I5 का मान, और अगर इसको डिवाइड करें तो पुनः 0.8 ओम आ जाएगा। इन सभी को हम परीक्षण सारणी में भी लिख देते हैं। तो इसके संगत 0.8 ओम, 0.8 ओम, 0.8 ओम, 0.8 ओम और ये 0.8 ओम। अगर अब निकालना है हमें मीन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, तार का माध्य प्रतिरोध, तो माध्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए एवरेज कैसे ज्ञात करेंगे हम, R1, R2, R3, R4, R5 सभी को जोड़िए और इसको 5 से विभाजित कर दिए, क्योंकि सभी संख्याएं बराबर हैं इसलिए 0.8 प्लस 0.8 प्लस 0.8 प्लस 0.8 और प्लस 0.8 इन सबको जोड़ के अगर 5 से विभाजित करेंगे तो ये 0.8 ओम ही आएगा। तो ये माध्य हमारा जो तार का प्रतिरोध है वो 0.8 ओम आया है। अब हम V और I के मध्य ग्राफ खींचना आपको बताते हैं। अब हम V और I के मध्य ग्राफ खींचते हैं। तो देखिए इसके लिए हमें सबसे पहले पैमाना मानना पड़ता है। तो V का जो न्यूनतम मान था वो 40 मिली वोल्ट था, अधिकतम वैल्यू थी 160 मिली वोल्ट। अगर हम x अक्ष पर, तो x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 20 मिली वोल्ट लें, 1 सेंटीमीटर कहें या एक बड़ा खाना कहें एक ही बात है। तो एक बड़ा खाना बराबर हम क्या ले लेते हैं 20 मिली वोल्ट। अगर 20 मिली वोल्ट में ले लेता हूं तो देखिए x अक्ष पर यहाँ 0 होगी, यहाँ 20 होंगे, यहाँ क्या हो जाएंगे 40। इसी तरह यहाँ 80 और यहाँ क्या हो जाएंगे 100, यहाँ 120, यहाँ 140, यहाँ 160,
इसी तरह यहाँ 180 और यहाँ 200। ये क्या है? V का मान है किसमें? मिली वोल्ट में। अब देखिए I जिसे हम y अक्ष पर ले रहे हैं, इसकी जो न्यूनतम मान है इसका 50 मिली एम्पियर और अधिकतम है 200। तो इसके लिए y अक्ष पर एक बड़ा खाना अगर मैं 20 ले लेता हूं तो 10 खाने इसके लिए पर्याप्त होंगे। इसी तरह हम 20 मिली एम्पियर पैमाना ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ हो जाएंगे, नहीं 25 ले लेते हैं, 25 ले लेते हैं। 25 सुविधाजनक रहेगा क्योंकि 25 के गुणज में ही है हमारी सभी रीडिंग्स। तो 25 एक खाने के बराबर में ले रहा हूं, तो यहाँ 25 होंगे, यहाँ होंगे 50, यहाँ 75, इस जगह हो जाएंगे 100, इस जगह 125 और यहाँ 150, इसी तरह 175 और इस जगह 200। तो अब देखिए परीक्षण सारणी से 40 मिली वोल्ट के संगत हमारा मान था I का 50। तो देखिए 40 यहां है, तो 40 के संगत, तो ये जो बिंदु मैंने लगाया है MV की तरफ देखिए, मिली वोल्ट की तरफ 40 है, और जो I मिली एम्पियर है मैं जिसको व्यक्त कर रहे हैं वो 50 को दिखा रहा है। अब अगले परीक्षण की तरफ देखिए 60 मिली वोल्ट के संगत 75। तो देखिए यह हो जाएंगे 60, तो 60 के संगत है 75, देखिए ये 75। अब देखिए 80 मिली वोल्ट के संगत है 100। तो देखिए 80 वाली लाइन पर 100 की सीध तक हम चलते हैं, तो ये बिंदु 100 और 80 को दिखा रहा है। अब देखिए अगला है 120 मिली वोल्ट और इसके संगत 150, 120 और इसके संगत है 150, और अब देखिए 160 मिली वोल्ट के संगत है 200, तो 160 के संगत है 200। तो हमने ये सभी बिंदु लगा दिए हैं। अब इन सभी बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिलाइए। देखिए स्केल की सहायता से अगर मैं इनको मिलाऊं तो इससे क्या व्यक्त हो रहा है? क्योंकि ये ग्राफ एक सीधी रेखा में आया है, V और I के मध्य जो ग्राफ है वो एक सीधी रेखा में आया है। इससे सिद्ध हो रहा है कि विभवांतर I के समानुपाती होता है, अर्थात चालक के सिरों का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अब मैं ग्राफ से अगर R का मान ज्ञात करना चाहूं तो दो बिंदुओं से हमें इस वक्र पर लंब डालना पड़ेगा और हम R ज्ञात कर सकते हैं डेल्टा V अपॉन डेल्टा I का सूत्र ज्ञात करके। तो हम इन्हीं दो बिंदुओं से यहाँ लीजिए, जैसे 100 मिली वोल्ट से एक लंब में डाल देता हूं 100 मिली वोल्ट से, देखिए, और एक डाल देते हैं हम 140 से। तो देखिए डेल्टा V का मान क्या हो जाएगा? ये अर्थात 140 से हम घटाएंगे 100, तो डेल्टा V की जगह क्या लिख देता हूं मैं? 140 माइनस 100, अर्थात ये हो जाएंगे 40 मिली वोल्ट। इसी तरह इन लंब के संगत डालिए। अब I जहां हमने धारा को व्यक्त किया था उस पर लंब डालिए। तो देखिए इसने यहां प्रतिच्छेद किया था और अब इसको मैं मिला रहा हूं यहां, और इसी तरह 140 से जो लंब आया था उसके संगत भी हम y अक्ष पर लंब डाल रहे हैं। तो देखिए ये मान होगा डेल्टा I का, यहां से लेके यहां तक। तो देखिए 100 यहां है, यहां 125 होंगे, 150 यहां है, यहां कितने होंगे? 175। तो 175 से 125 को घटाएंगे तो 175 माइनस 125 और ये हो जाएंगे 50। तो 40 को अगर मैं 50 से डिवाइड करूं तो R का मान ग्राफ से भी कितना आ रहा है? 0.80।
चूंकि हमने इस प्रयोग में ध्यान दीजिए, प्रयोग की शुरुआत में मैंने क्या कहा था, क्योंकि इस प्रयोग में मैंने 25 सेंटीमीटर का तार, जैसा आप एक बार फिर देख सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस बोर्ड पर हमने जो वायर प्रयुक्त किया था वो 25 सेंटीमीटर लंबाई का प्रयुक्त किया था। तो L का मान कितना है, L का मान कितना है 25 सेंटीमीटर, और अगर इसको मीटर में बनाना चाहें तो 25/100 अर्थात 1/4 मीटर। अब हम R/L का मान ज्ञात करेंगे। तो R का मान ग्राफ और जो गणना दोनों से 0.8 ओम आया था, चूंकि L का मान है 25 सेंटीमीटर, तो R/L का मान हो जाएगा 0.8/25 और ये आ जाएगा 0.032 ओम पर सेंटीमीटर। और अगर एकांक लंबाई के तार का जो मान है वो ओम मीटर में ज्ञात करना चाहें तो तार की लंबाई को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तब R/L का जो मान होगा 0.8 और इसमें भाग देंगे हम 0.25 का। इसका मतलब अब हमें 80 को भाग करना पड़ेगा 25 से, तो ये आ जाएगा 3.2 ओम पर मीटर। अब इसको हम अपनी रिजल्ट सारणी में लिख लेते हैं। तो ग्राफ बिटवीन V एंड I इज स्ट्रेट लाइन, तो V और I का जो ग्राफ है वो एक सीधी रेखा में आया है। रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ वायर, अर्थात तार की इकाई लंबाई का जो प्रतिरोध है वो 0.032 ओम पर सेंटीमीटर, या इसको लिख सकते हैं हम 3.2 ओम पर मीटर। अब बात कर लेते हैं हम इसकी सावधानियों की। तो सावधानियों के लिए ध्यान रखें कि वोल्ट मीटर और अमीटर है दोनों ही उपयुक्त परास के लेने चाहिए, और अगर हो सके तो एक ही, अर्थात दोनों अगर मिली वोल्ट मीटर और मिली अमीटर है तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा। इसके अलावा इस पर्पथ में जो धारा है वो अधिक देर तक प्रवाहित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि अधिक देर तक अगर हम धारा प्रवाहित करेंगे तो जो प्रतिरोध तार है वो गर्म हो जाता है, और गर्म होने के कारण उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। इसके अलावा हम एक दो सावधानी और रख सकते हैं कि जो रीडिंग लेते समय हमारी जो आंख है वो संकेतक की सीध में होनी चाहिए, नहीं तो 1 या 2 खाने का डिफ्लेक्शन का अंतर आ जाता है। तो आपके मन में एक शंका हो सकती है कि यदि इन अमीटर और वोल्टमीटर के स्थान पर अगर दूसरे अमीटर और वोल्टमीटर अर्थात अन्य परास के या अन्य अल्पतम मांग के वोल्टमीटर या अमीटर प्रयुक्त किए जाएं, तब क्या उस समय भी तार का प्रतिरोध उतना ही आएगा? तो इस शंका का समाधान करके देख लेते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस तरह के वोल्टमीटर और अमीटर का प्रयोग कर रहे हैं। आप मिली अमीटर और मिली वोल्टमीटर का प्रयोग कर सकते हैं, आप साधारण वोल्टमीटर और अमीटर का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इसकी सत्यता हम सिद्ध करके देख भी लेते हैं। तो देखिए, इन मिली वोल्टमीटर की बजाय जैसे मिली अमीटर था, इसके स्थान पर मैं तो देखिए इसका प्रयोग कर रहा हूं, तो देखिए प्लस के स्थान पे प्लस लगा देता हूं, माइनस की जगह माइनस लगा देता हूं। इसी तरह दूसरा वोल्टमीटर अगर मैं इसके स्थान पे लगाऊं तो देखिए, और ये यहाँ। तो अब इन दोनों के मान को अगर ध्यान से देखें तो मैं I अर्थात अमीटर को फिक्स कर रहा हूं 0.2 पर, ये 0.2 है, ठीक है। अब इसमें विक्षेप देखिए, इसमें 8 खाने लगभग आ रहा है, अर्थात इसका जो हम पहले ही बता चुके थे कि लीस्ट काउंट कितना था, इसकी परास थी 1, कुल भागों की संख्या है इसमें 10, 20, 30, 40, 50, तो 1 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 0.02। अब चूंकि 8 भाग डिफ्लेक्शन दिखा रहा है इसलिए हो जाएगा 0.16। तो 0.16 को 0.2 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा 0.8 ओम। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि हम किसी भी तरह के वोल्टमीटर या मीटर का प्रयोग करें, तार का प्रतिरोध वही रहेगा।